Hello students, welcome back to today's class. Today we are going to discuss about a new poem which name is Ode to the West Wind written by Percy Bysshe Shelley. In previous class we discussed a poem Ode on Gracie Ann by John Keats. आज हम डिस्कस करेंगे पर्सी बाइसी शैली की फेमस पोम ओड टू द वेस्ट विंड जो इम्पोर्टेंट होगी आपके आरपीएससी ग्रेड 1 के इंग्लिश की क्लास के लिए जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो लेट्स गो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड के ऑथर कौन है? पर्सी बाइसी शैली। पीबी शैली का कंप्लीट नेम क्या है? पर्सी बाइसी शैली। Second question is, in which year was Ode to the West Wind written? Ode to the West Wind कब राइट की गई थी? ये 1819 में। कब की गई थी? 1819 में। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनता ही बनता है हर बार, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कब पब्लिश हुई थी, कब राइट की गई थी गाइस? 1819 में। When was Ode to the West Wind पब्लिश? ये पब्लिश कब? राइट तो 1819 में की गई थी, लेकिन पब्लिश कब होती है? ये एक साल बाद 1820 में। कब? 1820। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोम? पोम की जो फॉर्म है वो कैसी है? ये कोड है। क्या है? ओड है। जो हमने फर्स्ट पोम डिस्कस की थी, क्या? ओड ऑन ग्रेसी एंड नन बाय जॉन किट्स, वो भी एक ओड थी, ये भी ओड है। हाउ मैनी कैंटोज आर इन द पोम? 5। हमने जो ओड ऑन ग्रेशियन अन करी थी उसमें भी 5 कैंटोज थे। ओड टू द वेस्ट विंड में भी कितने कैंटोज हैं? 5। व्हाट इज द राइम स्कीम यूज्ड इन पोम? पोम में कौन सी राइम स्कीम यूज की गई है? ए बी सी डी सी डी ई डी एंड ये लास्ट लाइन कपलेट में लिखी गई है, जिसकी राइम स्कीम क्या है? ई ई। व्हाट मीटर इज यूज्ड इन द पोम? पोम में कौन से मीटर यूज किए गए हैं? तो एम्बिक पेंटामीटर। विच एम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम? पोम का सेंट्रल थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिन्यूअल। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिन्यूअल। विच सीजन प्राइमरी डिपिक्टेड इन द पोम? पोम में कौन सा सीजन दिखाया है? ऑटम का। कौन सा सीजन है? ऑटम का। तो जॉन किट्स की जो पोम थी ओड ऑन ग्रेशियन, आप कमेंट करके बताओगे कि उसमें कौन सा सीजन यूज हुआ था। व्हाट डज द वेस्ट विंड सिंबलाइज? वेस्ट विंड किसको सिंबलाइज करती है? ये चेंज को और इंस्पिरेशन को। तो हवा आती है, हर चीज़ को उड़ा ले जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो पोर्ट कहते हैं कि किसी की डेथ होगी तभी कोई चीज़ ख़त्म होगी, तभी तो नई चीज़ का जन्म होगा। तो ये चेंज लेकर आता है और इंस्पिरेशन भी लेकर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजरी एंड सिंबलिज्म। ये क्वेश्चन था क्या? व्हाट डू द डेड लीव्स रिप्रेजेंट्स? जो स्प्रिंग सीजन में क्या हो जाते हैं? कौन सा सीजन का यूज हुआ इसमें? ऑटम का। ऑटम पतझड़ होते हैं। क्या बोला इसने? व्हाट डू द डेड लीव्स? जो ऑटम सीजन में जो पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से, जो डेड लीव्स हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं? किसको? ये डीके को एंड एंड ऑफ द साइकिल। मतलब पेड़ों के ऊपर जो ये पत्ते होते हैं सूख जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो इनका साइकिल एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है। ये पत्ते नीचे गिरते हैं, जब नया सीजन आता है तब कपोले आती हैं पेड़ों पे, नई नई पत्ते आते हैं, तो ये डिके को दिखाता है। एंड ऑफ साइकिल मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है उस सीजन में, फिर नए चीज का क्या होता है? जन्म होता है। तो व्हाट इज द मीन्ड बाय विंग्ड सीड्स से क्या मतलब है? तो ये क्या है? पोटेंशियल फॉर न्यू लाइफ। जैसे हम कोई बीज उगाते हैं, उससे नई एक पौधे का जन्म होता है ना, उसकी अंकुरित होता है, वो छोटा सा पौधा बनता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, मतलब एक नई लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल फॉर न्यू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द एजोर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग रेफर्स टू? जो एजोर सिस्टर लाइन यूज हुआ है ऑफ द स्प्रिंग का, वो किसको रेफर करती है? वो ईस्ट विंड को और स्प्रिंग को। किसको करती है? ईस्ट विंड को और स्प्रिंग को। इस सीजन में ईस्ट विंड चलती है और ऑटम के बाद स्प्रिंग आती है। उसकी सिस्टर बोला इसको। व्हाट इज द डर्श ऑफ डाइंग ईयर?
क्या कहाँ है? वट इज द डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, किसको बोला है, क्या है इसका मतलब? द वेस्ट विंड्स लेमेंट फॉर द एंड ऑफ द ईयर, जो वेस्ट विंड है वो लेमेंट करती है कि ईयर का लास्ट साल का क्या हो गया है, अंत हो गया है। वट डज द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी सिग्निफाई, ट्रम्पेट प्रोफेसी किसको सिग्निफाई करती है, किसको करती है? पोर्ट्स कॉल को, फोर्स चेंज थ्रू हिज वर्ड्स, पोर्ट्स की कॉल को, और जो चेंज करता है वो अपने वर्ड्स से चेंज लाना चाहता है। वट इज द वोल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट रेफरिंग टू, इसका क्या मतलब है? ये जो लाइन बोली गई ना, वोल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, इसका क्या मतलब है? कॉन्ग्रीगेटेड क्या होता है? किसी समारोह के लिए इकट्ठा होना। कॉन्ग्रीगेटेड क्या होता है? किसी समारोह में इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, इसको कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है। तो व्हाट इज द वोल्ट, क्या मतलब इसका? द स्काई फिल्ड विद स्टॉर्म क्लाउड्स, आसमान में इकट्ठे हो गए हैं क्लाउड्स, और क्या आ गए वहाँ पे? तूफान आ गया है, आंधी में। व्हाट डज पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड डिस्क्राइब, द डेड लीव्स, जो पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड पोम में बोला गया है, ये किसको डिस्क्राइब करता है, किसको करता है? ये डेड लीव्स को, जो पत्ते सूख गए हैं, पेड़ों से नीचे गिर गए हैं, उनके लिए क्या यूज हुआ है? पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड्स, सूखे हुए पत्ते। व्हाट इज द व्हाट इज द सेपुल्चरे मेंशन्ड इन द पोम, व्हाट इज द सेपुल्चरे मेंशन इन द पोम में सेपुल्चरे के किसके लिए मेंशन किया गया है, किसके लिए किया गया है? टॉम के लिए, जो सिंबलाइज करता है किसको? डेथ पे, डेथ को सिंबलाइज करता है। डेथ मतलब जो सूखे हुए पत्ते नीचे गिर गए हैं, इनकी ये किसके साथ सिंबलाइज किया गया है इसको? डेथ के साथ। जैसे टॉम में मरे हुए मुर्दा पड़े होते हैं, दफन हुए होते हैं, उसी तरीके से पेड़ों से ये पत्ते गिर गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये टॉम में मरे हुए मुर्दा लोग हों। व्हाट डज द माइनेट इमेजरी रिप्रेजेंट्स, माइनेट जो इमेजरी है किसको रिप्रेजेंट करती है? ये किसको करते हैं? वाइल्ड को, एक्सटेटिक नेचर को। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर विंटर आ गई तो क्या स्प्रिंग आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या ये हमसे ज़्यादा दूर है? तो इसका मतलब क्या है? होप फॉर रिन्यूअल आफ्टर हार्डशिप, हार्डशिप आने के बाद एक होप को दिखाती है। मतलब ये पत्ते गिर गए हैं, कोई मतलब किसी चीज़ का डिके हो गया है, कोई मर गया है, मर गया है तो भाई ठीक है, उसका नेक्स्ट बर्थ होएगा, है ना, कोई जाता है तभी वापस दोबारा से उसके आने की तैयारियां होती हैं। तो ये किसको दिखाता है? होपनेस को दिखाता है कि बंदा कैसा है, आशावादी है। लिटरेरी डिवाइसेस कहाँ कहाँ कैसे यूज हुए हैं? विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज? लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट, डेड लीव्स हैं, सूखे पत्ते हैं, वो ऐसे आते हैं जैसे किसी घोस्ट की तरह। तो इसमें किसका यूज हुआ है? लाइक और एज का जहाँ पे लाइन में यूज हो तो वो सिमिली होता है, क्या होता है? सिमिली होता है। तो यहाँ पे किसका यूज है? सिमिली का। वट इज़ द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी इन द पोम, अपोस्ट्रोफी कहाँ यूज हुआ है? डायरेक्ट एड्रेस करता है जब वो वेस्ट विंड को, जब किसी को एड्रेस करके बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, तो वहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज होती है? अपोस्ट्रोफी। आइडेंटिफाई ए मेटाफर इन द पोम, पोम में मेटाफर का यूज कहाँ हुआ है? दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन, इसमें किसका यूज हुआ है? मेटाफर का। वट इज पर्सोनिफाइड इन द पोम, पोम में किसको पर्सोनिफाई किया गया है? विंड को, किसको? द विंड को, ऐसे दिखाया है विंड को जैसे कि कोई आदमी आ रहा हो। वट इज द इफेक्ट ऑफ एंजावमेंट इन द पोम, जो हमने ओड ऑन ग्रेशियन करी थी उसमें भी एंजावमेंट का यूज हुआ है, और इस पोम में भी एंजावमेंट का यूज हुआ है। ये क्या करती है? ये क्रिएट करती है एक सेंस और मूवमेंट को, एन एजेंसी को। वट इज द टोन ऑफ द पोम, टोन क्या है? पैशनेट है एंड प्लीडिंग है। व्हाट इज द मूड इन द फर्स्ट फाइनल स्टैंजा का कैसा मूड है? ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब किसी तरह की निराशा इस के अंदर ने हमें देखने को नहीं मिलती, एक आशावादी किरण देखने को मिलती है, ऑप्टिमिस्टिक पोम है ये। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द
ईच कैंटो का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर यूज हुआ है। फोर टर्सेट्स, फोर टर्सेट है इसके अंदर, फॉलोड बाई हर लाइन में टू कपलेट। कपलेट क्या होता है, टू लाइन जिसकी राइमिंग स्कीम भी सेम हो, कपलेट होती है वो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टर्जा राइमा राइम स्कीम। टर्जा राइमा राइम स्कीम क्या है, ये क्रिएट करती हैं फॉलोइंग इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं ये। What is the significance of the poems? Iambic pentameter provides a rhythmic and moral structure. क्या करती है ये प्रोवाइड करती है रिदमिक और फॉर्मल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट करती है थीम और इंटरप्रिटेशन क्या यूज हुए हैं। व्हाट थीम डज द वेस्ट विंड एम्बडी, कौन सा थीम यूज हुआ है, पावर ऑफ नेचर का। नेचर के अंदर कितनी पावर है, आदमी जितनी मर्जी पावर दिखा लें लेकिन नेचर के आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर नेचर चाहे तो मिनटों में तहस नहस इस दुनिया को कर सकती हैं। ये पोम राइटर ने पीबी शैली ने लिखी थी अपने बेटे की मौत के बाद। इनके पीबी शैली के बेटे का क्या नाम था, पीबी शैली के बेटे का नाम था विलियम। क्या नाम था, विलियम। उसकी डेथ के बाद उन्होंने ये पोम लिखी थी, अपने बेटे की डेथ के बाद। ठीक है, विलियम। हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, कैसे जो है ये पोम रिफ्लेक्ट करती है जो एक थीम है डेथ और रीबर्थ का। थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन्स से, मतलब जब ऑटम सीजन आता पत्ते गिर जाते हैं, उन पेड़ों पे जो पत्ते वो सूख जाते हैं एक तरीके से, वो मर गए, मतलब डेथ हो गई उनकी। फिर नई स्प्रिंग सीजन आता है, फिर उनके ऊपर नई नई कपोलें आती हैं, कितना सुंदर माहौल उस टाइम हो जाता है, सारे हरे भरे पौधे हो जाते हैं। कहीं पे नीला, कहीं पीला रंग देखने को मिलेगा, कहीं रेड देखने को मिलेगा, कहीं ग्रीन देखने को मिलेगा। तो एक उसके डिके के बाद ही एक नया जन्म आया ना, रीबर्थ हुआ है। तो ये थ्रो साइकिल सीजन के द्वारा दिखाया इसको। व्हाट पॉलिटिकल अंडरटोन इज रिप्रेजेंट इन द पोम, कौन सी पॉलिटिकल जो अंडरटोन है वो इस पोम में दिखाई गई है, वो क्या है। कॉल फॉर रिवॉल्यूशन एंड चेंज, रिवॉल्यूशन वहाँ पे उस टाइम पे हुआ था और चेंज की नीड थी। युद्ध के बाद होता है ना, वे चेंज लाने की नीड होती है हर तरफ। एक बार तो बस माहौल ऐसा हो जाता है बेकार सा, सब निराशा में घिर जाते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को देख के हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हमने क्या करना, होपफुल रहना चाहिए हमेशा, एक अच्छे चेंज की मन में ये रखना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा आगे आने वाले टाइम में। हाउ इज़ द पोर्ट्स पर्सनल स्ट्रगल डिपेक्टेड, पर्सनल स्ट्रगल को क्या डिपेक्ट, कैसे डिपेक्ट करती है पोइट के। डिजायर फॉर इंस्पिरेशन एंड रिन्यूअल को चाहता है पोर्ट। व्हाट इज़ द पोर्ट्स रिक्वेस्ट टू द वेस्ट विंड, से क्या रिक्वेस्ट करना चाहता है पोर्ट। टू बी हिज इंस्पिरेशन एंड स्प्रेड हिज वर्ड्स, वो कहता है कि मेरी इंस्पिरेशन बनो और हवा में जिस तरीके से तुम पत्तों को लेकर के जाती हो, बिखेर देती हो और कहीं, वैसे ही तुम मेरे वर्ड्स को, मैं क्या कहना चाहता हूँ इस सोसाइटी को, इस दुनिया को, मेरे वर्ड्स को भी स्प्रेड कर दो हर तरह से, हर जगह पे। हाउ डज द पोम रिलेट टू द रोमांटिक आइडियल, से कैसे रिलेट करती है ये पोम, क्योंकि एम्फासाइज करता है नेचर पर, इंडिविजुअल इमोशन पर, अपने इमोशन को वो बताता है, वो क्या चाहता है नेचर को के माध्यम से, है ना, नेचर के थ्रू बताता है। व्हाट डज द पोम सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ द पोट, क्या ये पोम सजेस्ट करती हैं एक पोट का रोल क्या होता है। पोट जो है एक प्रोफेट होता है और वॉइस फॉर चेंज ला सकता है अपने वर्ड्स के थ्रू। एक पोट एक अच्छा अगर वो लिखेगा तो उसके लिखने के द्वारा लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो लोगों के माइंड में कुछ चेंज ही जाएंगे। तो एक पोट के अंदर बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटी होती है वो चाहे तो दुनिया की जो थिंकिंग को है वो चेंज कर सकता है। हाउ इज़ द थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, कौन सा थीम है जो ट्रांसफॉर्मेशन का वो प्रेजेंट किया गया है, किसके माध्यम से, नेचुरल इमेजरी के द्वारा, सीजनल चेंज के द्वारा। व्हाट डज द पोम इम्प्लाई अबाउट द पावर ऑफ वर्ड्स, व्हाट डज द पोम इम्प्लाई, पोम है क्या इम्प्लाई करती है पावर ऑफ वर्ड्स से। दे कैन इंस्पायर एंड ब्रिंग अबाउट चेंज।
हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट सैलेज रिवोल्यूशनरी स्पिरिट? हाउ डज पोम रिफ्लेक्ट सैलेज रिवोल्यूशनरी स्पिरिट को कैसे किया गया है? बाय लिंकिंग नेचुरल फोर्सेज टू सोसाइटल चेंज। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स का क्या मतलब, कौन कौन सी लाइन यूज हुई है, उनका मीनिंग क्या है? इंटरप्रेट ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, जैसे ये बोला ना, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, इसका यहाँ पे कौन सी लिटरेरी टर्म यूज हुई है? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी, जब किसी को एड्रेस के करके बोला जाता है तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज होती है। द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स विंग, तो वेस्ट विंड इज इसेंस ऑफ ऑटम, वेस्ट विंड को क्या बोला गया है? ऑटम का इसेंस। एक्सप्लेन दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन, तो इसका क्या मतलब है? विंड ड्राइव्स अवे डेड लीव्स अनसीन, जो हवा है ऐसे पत्तों को भी कहीं कहीं से उठा करके बिखेर देती है कहीं कहीं पे। तो व्हाट डज येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड डिस्क्राइब? ये कलर हैं किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये कलर्स डिकेइंग लीव्स को, जो पत्ते गिर गए हैं उनका ऐसा कलर हो जाता है, उनको दिखाती हैं। इंटरप्रेट्स ईच लाइक अ कोप्स विद इन इट्स ग्रेव, ईच लाइक, हर जो पत्ता है वो एक कोप्स, एक मुर्दा लाश की तरह अपने अपने ग्रेव में पड़े रहते हैं, उस तरीके से पड़े रहते हैं। वो क्या है, किनको बोला है ये बात? सीड्स लाइंग डोरमेंट लाइक कोप्सिस, जो सीड्स हम उगाते हैं, नए नए पौधे जो हम धरती में गाड़ देते हैं ना, तो वो एक बार तो कैसे पड़े रहते हैं? मुर्दा लाशों की तरह, मुर्दा जैसे अपने ग्रेव में पड़े रहते हैं वैसे ही सीड्स पड़े रहते हैं, लाइक कोप्सिस। एक्सप्लेन एंगल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, इसका क्या मतलब है? स्टॉर्म क्लाउड्स पर्सोनिफाइड, किसको पर्सोनिफाई किया गया इन लाइंस में? क्लाउड्स को। व्हाट इज मीन्ड बाय लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म का क्या मतलब है? क्लाउड्स रिजेंबलिंग हेयर ऑफ अ स्टॉर्म, ऐसा लगता है जैसे कि एक जो क्लाउड्स हैं ये बादल हैं, ये बाल हैं किसके? स्टॉर्म के बालों जैसे लगते हैं, हेयर जैसे लगते हैं। इंटरप्रेट द डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, इनका क्या मतलब है? विंड एज ए फ्यूनरल सॉन्ग फॉर द ईयर। एक्सप्लेन वोल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, वोल्टेड पहले भी आली ना ये लाइन, ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट का क्या मतलब है? स्काई फिल्ड विद विंड्स पावर, पूरा आसमान भर दिया जाता है विंड की पावर से। व्हाट डज आई फॉल अपॉन थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड सिग्निफाई, आई फॉल अपॉन थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड सिग्निफाई, ये लाइन किसको सिग्निफाई करती हैं? पोर्ट्स की सफरिंग को, क्योंकि दुखी होकर लिखता है ना वो, अपने उसके बेटे विलियम की डेथ हो जाती है उसके बाद लिखता है ये पोम। इंटरप्रेट मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, इस लाइन का क्या मतलब है? मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, पोएट वांट्स टू बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर द विंड, विंड का इंस्ट्रूमेंट बना जाता है पोएट इन लाइन के थ्रू, ये उसका मतलब है। वेयर वॉज द पोम रिटन, ये जो पोम है ये कहाँ पे लिखी गई थी? ये फ्लोरेंस में लिखी गई थी, जो कहाँ पे है? फ्लोरेंस इटली में है। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी इटली में गया था, है ना? व्हाट पर्सनल ट्रेजेडी इन्फ्लुएंस द पोम, कौन सी पर्सनल ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस हुई है ये पोम? क्योंकि डेथ हो जाती पीबी शैले के बेटे की, विलियम की, उसकी डेथ के बाद ये लिखता है। विच पॉलिटिकल इवेंट्स इज एसोसिएटेड विद द पोम, ये कौन सा ये पॉलिटिकल इवेंट उस टाइम पे हुआ था जो इस पोम के साथ एसोसिएट करता है? पेटरलू मैसेक्री हुआ था 1819 में, उससे एसोसिएट करती है ये पूरी पोम। कौन सा से? पेटरलू मैसेक्री कब हुआ था? 1890 में, 1819 में ये पोम लिखी गई थी, 1820 में पब्लिश हुई थी। इन विच कलेक्शन वॉज द पोम पब्लिश्ड, किस कलेक्शन में ये पोम पब्लिश होती है? ये पीबी शैले का एक पोम्स का कलेक्शन है जिसका नाम है प्रोमेथियस अनबाउंड। क्या नाम है? प्रोमेथियस अनबाउंड बाय पीबी शैले। पीबी कई बार कलेक्शन पूछ लेते हैं, ये कलेक्शन किस पोएट की है, ये किसकी है, ये किसकी है, तो आपको हर पोएट की कलेक्शन जरूर याद होनी चाहिए। पीबी शैले की है ये। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बियासे वे इन द पोम, तो रिप्रेजेंट सबमर्ज्ड ड्यून्स एंड डीके को रिप्रेजेंट करती हैं ये लाइंस, submerged dunes and decay. How does the poem reflect Shelley's political views?
सैले के पॉलिटिकल व्यूज को क्या रिफ्लेक्ट करती है? एडवोकेट्स फॉर चेंज एंड रिवॉल्यूशन, चेंज चाहता है वो, रिवॉल्यूशन चाहता है। व्हाट डज द मेडिटेरियन सी सिंबलाइज? मेडिटेरियन सी जो है किसको सिंबलाइज करता है? ये टाइमलेसनेस को एंड डेप्थ को। हाउ इज़ द एटलांटिक ओशियन डिपिक्टेड? एटलांटिक ओशियन को कैसे डिपिक्ट किया गया? क्योंकि वो पावरफुल है और मिस्टीरियस भी है। वट इज़ द रोल ऑफ नेचर इन द पोम? पोम में जो नेचर का रोल है वो कैसा है? ये फोर्स डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज हाउ डज द पोम अलाइन विद रोमांटिसिज्म? हाउ डज द पोम अलाइन विद रोमांटिसिज्म? कैसे ये पोम अलाइन करती है रोमांटिसिज्म के साथ? क्योंकि ये एम्फोसाइज करता है नेचर को, इमोशन को, इंडिविजुअलिज्म को। वट इज़ द पोर्ट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द वेस्ट विंड की तरफ? जो कैसा एटीट्यूड है पोर्ट का? वो रेवरेंस एंड प्ले करता है फॉर इंस्पिरेशन के लिए। हाउ डज द स्ट्रक्चर एनहांस द पोम्स थीम? ये स्ट्रक्चर है पोम का, वो इस पोम के थीम को कैसे एनहांस करता है? तो ये रिफ्लेक्ट करता है विंड्स के मूवमेंट को एंड चेंज को। रिफ्लेक्ट्स द विंड्स मूवमेंट एंड चेंज। What is the significance of the poem's progression from nature to the poet's plea? सिग्निफिकेंस करता है पोम्स के प्रोग्रेशन को फ्रॉम नेचर टू द वेस्ट प्ले। सोज पोएट्स डिजायर टू मर्ज विद नेचर्स पावर। हाउ डज पोम्स कंक्लूजन अफेक्ट इट्स ओवरऑल मैसेज को? कैसे अफेक्ट करता है? एंड्स विद होप, एंटिसिपेशन ऑफ रिन्यूअल के साथ। वट इज द इफेक्ट ऑफ द पोम्स विविड इमेजरी? क्या इफेक्ट पड़ता है पोम्स की विविड इमेजरी का इस पोम पे? ये एंगेज करती है सेंसेस एंड सेंसेस को एंगेज करके रखती हैं। ये था आपका लास्ट स्लाइड। तो गाइस हमने ओड टू द वेस्ट विंड के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, ओड ऑन द ग्रेसियन के भी कर लिए। तो ये थी इम्पोर्टेंट क्लास फॉर योर आरपीएससी ग्रेड 1।